वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप। आज के वीडियो में अपने एटम को कंटिन्यू करने वाले हैं और उसमें एक ही वीडियो में अपने एटम वाले जो फाइनल पार्ट है उसमें सब कुछ आज ही कवर कर देंगे। तो आज के वीडियो में अपने काफी चीजें कवर करेंगे, जिसमें से बोर्स मॉडल, बोर के तीनों पोस्टुलेट को कवर करेंगे, एनर्जी लेवल्स को कवर करेंगे, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन एटम को कवर करेंगे, डे ब्रोगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर सेकंड पोस्टुलेट को कवर करेंगे, लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल को कवर करेंगे। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको अपने स्टडी करें इससे पहले रदरफोर्ड मॉडल की कुछ शॉर्टकमिंग्स थी, दो थी, उनको अपने जानेंगे, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था पर उसको थोड़ा सा डीपली एक्सप्लेन नहीं किया था। तो अपने दोनों शॉर्टकमिंग्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल को देखते हैं। पहले देखते हैं बेटा, शॉर्टकमिंग्स ऐसे लिख देता हूं ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, एफ आर मॉडल, आर एफ मॉडल, सॉरी रदरफोर्ड मॉडल। अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, ये जो है ये कांट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, यानी एटम की स्टेबिलिटी को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो वजह क्या थी? वजह ये थी क्योंकि ये बेस्ड ऑन क्लासिकल फिजिक्स, दिस इज बेस्ड ऑन क्लासिकल फिजिक्स। अब क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर ये हमारे पास न्यूक्लियस है, मैं एन लिख देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहे हैं इसके सराउंडिंग के अंदर प्लेनेटरी मॉडल के अनुसार, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो पर मोमेंट, एवरी मोमेंट इसकी डायरेक्शन चेंज होती जाएगी। अगर कोई चार्ज एवरी मोमेंट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो चार्ज एक्सेलरेटेड है। डायरेक्शन चेंज का मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज क्योंकि v क्या होता है, v वेक्टर होता है, पर सेकंड पर मोमेंट अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है इट मींस वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है इट मींस ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेलरेटेड है। इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड का मतलब वो जो चार्ज रिवॉल्व कर रहा है वो चार्ज एक्सेलरेटेड है। और क्लासिकल फिजिक्स ये बोलती है कि एक्सेलरेटेड चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में एनर्जी इमिट करते हैं। इसका मतलब ये पर मोमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में एनर्जी इमिट करता जाएगा। जब एनर्जी इमिट करता जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो डिक्रीज होती जाएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर इसकी एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी तो इसका जो ये डिस्टेंस है वो भी डिक्रीज होती जाएगी। तो इसका जो पाथ है बेटा वो ऐसे स्पाइरल होता जाएगा। जब ये स्पाइरल होता जाएगा तो ऐसे इसकी डिस्टेंस कम होते 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 एक स्पेसिफिक टाइम आएगा कि ये न्यूक्लियस के अंदर ही गिर जाएगा इलेक्ट्रॉन। जबकि रियल में ऐसा नहीं होता, रियल में इलेक्ट्रॉन अपना रिवॉल्व करते रहते हैं। और रदरफोर्ड मॉडल क्लासिकल बेस्ड मॉडल है, देन क्लासिकल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर गिर जाना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन को अगर न्यूक्लियस कैप्चर कर लेगा तो एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा, ओनली न्यूक्लियस एग्जिस्ट करेगा। जबकि रियल में एटम एग्जिस्ट करते हैं। तो यहां पर इस चीज को एक्सप्लेन करने में रदरफोर्ड मॉडल फेल हो गया। भी ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर क्लासिकल फिजिक्स पर बेस्ड है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको न्यूक्लियस कैप्चर कर लेना चाहिए स्पाइरल पाथ फॉलो करते करते, ठीक है। जबकि रियल में ऐसा नहीं, तो इस चीज को एक्सप्लेन करने में रदरफोर्ड मॉडल फेल हो गया। सेकंड, अब इसी तरह से बात करते हैं, अगर ये एनर्जी इमिट कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, कंटिन्यूस एनर्जी इमिट करते 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 कंटिन्यूस एनर्जी इमिट कर रहा है। जैसे मान लो पहले एनर्जी हाई थी, उसके बाद में डिक्रीज होते होते कम कम कम, डिक्रीज 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 डिक्रीज, इट मींस जो एनर्जी इमिट कर रहा है वो कंटिन्यूस फॉर्म में कर रहा है, लगातार कर रहा है, ठीक है। जबकि स्पेक्ट्रम जो आया था हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो आया था बेटा वो डिस्क्रीट था। डिस्क्रीट का मतलब था कि वो लाइन की फॉर्म में था, ऐसे स्पेक्ट्रम ऐसे लाइन की फॉर्म में था। जबकि इसके हिसाब से अगर स्पेक्ट्रम आना चाहिए तो स्पेक्ट्रम ऐसा आना चाहिए, एनर्जी डिक्रीज होते 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 जीरो, ऐसे। जबकि वो इस फॉर्म में आया था, डिस्क्रीट फॉर्म के अंदर आया था। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट फॉर्म में आता है, जबकि अगर प्लेनेटरी मॉडल को या क्लासिकल फिजिक्स बेस्ड रदरफोर्ड मॉडल को अगर अपने मानते हैं, सही मानते हैं, तो मॉडल के अनुसार अपना जो स्पेक्ट्रम आना चाहिए वो आना चाहिए, क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए कंटिन्यूअस रैंप के जैसे। और जबकि ये वाला जो आ रहा था वो डिस्क्रीट आ रहा था स्टेयर के जैसे, ऐसे। समझ में?
इट मींस अगर वो इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी इमिट कर रहा है, जैसे मान लेते उसके पास एनर्जी है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके बाद में डिक्रीज होगी 99, फिर 98, फिर 97, ऐसे, तो ये कंटिन्यूस कर्व बनाना चाहिए, वो स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस आना चाहिए, जबकि रियल में ऐसा नहीं था, रियल में वो डिस्क्रीट हो रहा था लाइन की फॉर्म में। तो ये दोनों हमारे पास फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल बोल सकते हैं, या फिर शॉर्टकमिंग्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल बोल सकते हैं, या फिर ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल बोल सकते हैं। अब इनको कवर करने के लिए बात करते हैं बोहर मॉडल। बोहर ने जो अपना मॉडल दिया था, बोहर ने अपने मॉडल को 3 पोस्टुलेट्स के अंदर मतलब डिस्क्राइब कर दिया, 3 पोस्टुलेट, जिसमें से फर्स्ट पोस्टुलेट बोहर क्या बोलता है, बोहर बोलता है फर्स्ट पोस्टुलेट के अंदर कि जो ऑर्बिट्स हैं वो स्टेशनरी है, यानी जिन ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है वो स्टेशनरी है, फिक्स है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स विदाउट इमिटिंग एनर्जी, यानी अगर किसी न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, तो रिवॉल्व करते टाइम वो कोई भी टाइप की एनर्जी इमिट नहीं करता, जबकि रदरफोर्ड मॉडल के हिसाब से क्लासिकल फिजिक्स में अगर माने तो वो एनर्जी इमिट करता है। बोहर ने बोला वो करता नहीं है, यानी वो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर, जैसे मान लो ये इसका ऑर्बिट है, ये वाली इसकी अपने क्लास मान लेते हैं, अलग कलर से मान लेते हैं, ये वाली इसके अंदर अगर ये रिवॉल्व कर रहा है, रेड वाली मानो मैं, ये रेड वाली इसके अंदर रिवॉल्व कर रहा है, इसको थोड़ा क्लियर करते हैं, आपको थोड़ा सही आया। जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास न्यूक्लियस हो गया बेटा, और इसके पास एक ये हमारे पास एक रेड वाला ऑर्बिट हो गया, ये एक स्टेशनरी ऑर्बिट है, इसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है देन ये कोई भी एनर्जी इमिट नहीं करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट विदाउट इमिटिंग एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट, ईच ऑर्बिट हैज अ डेफिनिट टोटल एनर्जी, यानी इस ऑर्बिट की एक स्पेसिफिक टोटल एनर्जी है, इसके पास में कोई और ऑर्बिट है, यानी सेकंड वाला जैसे ऑर्बिट मान लेते हैं, ये वाला ये वाला रेड वाला है, इसकी और स्पेसिफिक कोई टोटल एनर्जी है, इसके बाद में जो आएगा उसकी स्पेसिफिक और एनर्जी, समझ में आ गया, जैसे अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं, ऑर्बिट्स की अलग अलग एनर्जी है, देन किसी न्यूक्लियस के सराउंडिंग में अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं, क्लियर। उसके बाद में एटम कैन एग्जिस्ट ओनली इन दीज डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स, यानी एटम्स जो है वो जो एनर्जी लेवल्स बन रहे हैं उनमें ही रह सकते हैं, समझ में आया। दोबारा फिर से देखते हैं, जैसे मान लो ये हमारे पास न्यूक्लियस था, तो पहला ये लेवल बन गया, दूसरा ये लेवल बन गया, तीसरा ये लेवल बन गया, ये लेवल्स है बेटा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व कर रहा है, इसका एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल है, इस वाले इलेक्ट्रॉन का एक अलग स्पेसिफिक एनर्जी लेवल है, इस वाले इलेक्ट्रॉन का एक अलग स्पेसिफिक एनर्जी लेवल है, ये वाला। अब इट मींस ये इलेक्ट्रॉन इस लेवल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, जिसको स्टेशनरी ऑर्बिट स्पेसिफिक, इस वाले का अलग है, इस वाले का अलग है, इसके पास में कोई और है तो उसका अलग है, क्लियर। ये अपना फर्स्ट पोस्टुलेट हो गया, फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोहर। अब इसके बाद में बात करते हैं सेकंड पोस्टुलेट की। अगर अपने सेकंड पोस्टुलेट की बात करते हैं, फर्स्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद में सेकंड पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट के अंदर क्या बोलता है बोहर, बोहर बोलता है सेकंड पोस्टुलेट के अंदर कि इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं कि हर किसी के अंदर रिवॉल्व करते हैं, हर किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करेंगे, जैसे ये मेरे पास न्यूक्लियस था और मान लेते ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसी एक स्पेसिफिक ऑर्बिट के अंदर, ये वाले इस ऑर्बिट के अंदर, ये 3D के अंदर, 3D के अंदर ये न्यूक्लियस हो गया, तो एक ऑर्बिट ये हो गया, एक ऑर्बिट ये हो गया, ऐसे स्पेसिफिक। अगर मान लो कोई एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, तो ये उसी में रिवॉल्व करेगा जिसके लिए जो L यानी एंगुलर मोमेंटम जो है बेटा, एंगुलर मोमेंटम यानी mvr इक्वल टू होना चाहिए nh/2π, यानी इसका एक स्पेसिफिक एंगुलर मोमेंटम होगा, वो एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो h/2π का n टाइम्स होना चाहिए, n की वैल्यू 1 2 3,
It means electron revolve only in those orbits where angular momentum is an integer multiple of h upon 2 pi. It means जिस जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, जिस भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उसके लिए एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, ये इसको फॉलो करेगा. इट मीन्स है कि अगर फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, सपोज करते हैं फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, देन m तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो फिक्स है, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए v1 आ जाएगा, r1 आ जाएगा इक्वल टू n की जगह 1 आ जाएगा, तो h अपॉन 2 पाई आ जाएगा. क्लियर. सेकेंड ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, देन बन जाएगा m तो सेम रहेगा, v2 रहेगा, r2 रहेगा, और यहां पे आ जाएगा बेटा 2h अपॉन 2 पाई. 2 से 2 कट जाएगा, ये h अपॉन पाई आ जाएगा. तीसरे के लिए 3h अपॉन 2 पाई आ जाएगा. अब यहीं से एक चीज और समझने को मिलती है अपने को, इसका मान लेते हैं स्पेसिफिक. फर्स्ट वाले का जो एंगुलर मोमेंटम है हमारे पास आया बेटा nh अपॉन 2 पाई. उसके बाद में जो सेकंड वाले ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम आया वो आया h अपॉन 2 पाई. फिर तीसरे वाले का आया 3h अपॉन 2 पाई, 3h अपॉन 2 पाई. तो यहां पर देखना बेटा इनमें सेम डिफरेंट है. डिफरेंस क्या है, फर्स्ट वाले का NH नहीं आया था, 1H आया था, 1H h अपॉन 2 पाई. इसमें और सेकंड वाले का था h अपॉन पाई, ये गलत लिख दिया मैंने. फर्स्ट वाले का h अपॉन 2 पाई, सेकंड वाले का h अपॉन पाई, थर्ड वाले का 3h अपॉन 2 पाई. इनमें सेम वैल्यू का डिफरेंट है. कितना, h अपॉन 2 पाई का इतना डिफरेंट है. यानी ये सेकंड पोस्टुलेट जो है वो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को क्या करता है, डिफाइन करता है, एक्सप्लेन करता है. यानी एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज रहता है. अब क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, एक्सप्लेन द पोस्टुलेट ऑफ बोर व्हिच इज स्टेट या फिर प्रूव क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. क्लियर. दोबारा फिर से देखते हैं, हमने क्या देखा. सेकंड पोस्टुलेट बोलता है क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड है, इलेक्ट्रॉन ओनली रिवॉल्व only those orbits which have angular momentum L mvr equal to nh upon 2 pi. क्लियर. ये था हमारे पास सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोहर. इसके बाद में चलते हैं बेटा थर्ड पे. थर्ड पोस्टुलेट क्या बोलता है, इमिशन या फिर अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी. थर्ड पोस्टुलेट बोलता है, सपोज करते हैं ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ये मेरे पास फर्स्ट ऑर्बिट है, ये मेरे पास सेकंड ऑर्बिट है, ये मेरे पास थर्ड ऑर्बिट है. ऐसे कितने भी ऑर्बिट्स हो सकते हैं. एक इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर सेकंड ऑर्बिट में या किसी भी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो एक ऐसे एनर्जी लेवल के अंदर वर्क कर रहा है. जैसे मान लो E इनिशियल मान लेते हैं, इसका एक एनर्जी लेवल है. अब ये क्या कर सकता है, या ये इसको कहीं से एनर्जी ना मिले, या ये एनर्जी इमिट ना करे, ना तो ये अब्सॉर्ब करे ना ही एनर्जी इमिट करे, उस केस में ये इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट टाइम तक इसी एनर्जी लेवल के अंदर रिवॉल्व करता रहेगा. लेकिन अगर इसको कोई स्पेसिफिक एनर्जी मिल गई, जैसे कोई भी एनर्जी इसको मिल गई, तो वो एनर्जी लेने के बाद में या इसकी एनर्जी डिक्रीज होगी, इससे किसी ने एनर्जी ले ली, तो वो अब इसमें नहीं रहेगा. अगर इसकी एनर्जी मान लेते हैं 5 eV मान लेता हूं मैं, सपोज करते हैं 5 eV से अगर इसकी 5 eV रहती है, इस एनर्जी लेवल की 5 eV, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 5 eV रहती है, तो ये इनफाइनाइट टाइम तक इसी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता रहेगा. लेकिन 5 से अगर इसकी 6 हो जाए या 5 से 4 हो जाए, तो ये इस ऑर्बिट में नहीं रहेगा, ये उसी ऑर्बिट में जाएगा जिसकी एनर्जी लेवल, जिसकी एनर्जी उस रेंज की है. इट मीन्स क्या है, when an electron jumps from higher orbit to lower orbit, यानी इस ऑर्बिट से अगर ये लोअर ऑर्बिट के अंदर आता है तो वो एक फोटोन को इमिट करेगा. सपोज करते हैं यहाँ पे 5 eV है, यहाँ पे 4 eV है, तो इसका मतलब अब ये 4 में आने के लिए इसके पास एक्स्ट्रा 1 eV एनर्जी है, उस 1 eV को इन फॉर्म ऑफ फोटोन इमिट कर देगा. क्या करेगा, इमिट करेगा. ऐसे ही अगर वो लोअर टू हायर जाएगा, जैसे 5 से अगर ये 6 में जाना चाहता है, तो वो एक फोटोन 1 eV का फोटोन अब्सॉर्ब करेगा. क्या करेगा, अब्सॉर्ब करेगा.
इस हिसाब से टू डिफरेंट, अगर मान लेते हैं एक E1 है, वहां से ये E2 में जाता है, तो इन दोनों में एनर्जी का डिफरेंस क्या आ जाएगा, E1 माइनस E2। तो उस केस में ये या तो फोटोन इमिट करेगा या फिर अब्सॉर्ब करेगा। दोनों ही केस के अंदर एक फोटोन की एनर्जी के इक्वल गैप आएगा। इट मींस यहां पर बन जाएगा एच न्यू। एच न्यू क्या है बेटा, एनर्जी ऑफ फोटोन, जो अपने प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ा था। इट मींस अब समझने वाली बात है, मान लेते हैं पहला ऑर्बिट है, ये दोबारा फिर से देखते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको समझने में, मजा आएगा, कमाल की चीज है। मान लेते हैं ये मेरे पास न्यूक्लियस था, ये मेरे पास फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये फोर्थ ऑर्बिट है, ये फिफ्थ ऑर्बिट है। क्लियर। अब एक इलेक्ट्रॉन मान लेता हूं मैं बेटा, यहां से यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, ये लोअर में आ सकता है, ये थर्ड में है, जैसे ये फर्स्ट ऑर्बिट मान लेता हूं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इंफिनिटी तक। अब इसके पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, ये इसी से सेकंड में आ सकता है, फर्स्ट में आ सकता है, फोर्थ में जा सकता है, फिफ्थ में जा सकता है, कैसे ही जा सकता है। लेकिन जिस भी एनर्जी लेवल में ये जाना चाहता है, उसके लिए इसको या तो एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी इन फॉर्म ऑफ फोटोन, या फिर एनर्जी इमिट करनी पड़ेगी इन फॉर्म ऑफ फोटोन। बस इतना ध्यान रखने वाली बात है। इसका मतलब है अगर थर्ड से सेकंड में आएगा तो एक अलग एनर्जी का फोटोन इमिट करेगा, थर्ड से अगर फर्स्ट में आएगा तो एक अलग एनर्जी का फोटोन इमिट करेगा। वो जो फोटोन की एनर्जी होगी वो इन दोनों के एनर्जी गैप के इक्वल होगी, एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होगी, यानी एच न्यू आएगा वो डेल्टा ई के इक्वल आएगा। जैसे मान लेते हैं 11 से सेकंड में आ रहा है, 11th ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है, देन इन दोनों का जो एनर्जी गैप होगा, उस एनर्जी गैप या एनर्जी डिफरेंस के इक्वल एनर्जी का फोटोन इमिट करेगा। ऐसे ही अगर थर्ड से वो मान लो 22th में जा रहा है, इस कंडीशन में वो इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल एनर्जी का फोटोन अब्सॉर्ब करेगा। ये समझने वाली बात है। तो ये हमारे पास थर्ड पोस्टुलेट इसका है, और ये किसको एक्सप्लेन कर देगा, ये क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी को, क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट को, या फिर एनर्जी को एक्सप्लेन करता है। क्लियर। ये हमारे पास आ गया तीनों पोस्टुलेट। फर्स्ट वाला स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है, रिवॉल्व करते टाइम किसी भी टाइप की एनर्जी को इमिट नहीं करता। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करेगा जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू NH/2π की इक्वल होती है, जहां पे n जो है वो इंटीजर होगा, 1 2 3 4 सो ऑन, और क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को एक्सप्लेन करता है। थर्ड वाले में अगर इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो वो या तो स्पेसिफिक एनर्जी का फोटोन इमिट करेगा या अब्सॉर्ब करेगा। इन वो जो फोटोन की एनर्जी होगी वो दोनों एनर्जी लेवल्स की गैप यानी डिफरेंट के इक्वल, डिफरेंस के इक्वल होगी। ये थर्ड जो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी को एक्सप्लेन करता है। सेकंड वाला क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को, थर्ड वाला क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी को। क्लियर। अब अपने देखते हैं बेटा एनर्जी लेवल्स। ठीक है, एनर्जी लेवल्स के लिए पहले समझते हैं एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। अब आपको वैसे तो पता लग ही गया कि द एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन एटम इज लोएस्ट मोस्ट नेगेटिव व्हेन इट इज क्लोजेस्ट ऑर्बिट टू न्यूक्लियस। अगर n इक्वल टू 1 में होता है, क्लोजेस्ट ऑर्बिट के अंदर होता है, जैसे मान लो ये हमारे पास न्यूक्लियस है, पहले ऑर्बिट के अंदर होता है, इसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। ग्राउंड स्टेट के लिए जो हाइड्रोजन एटम की टोटल एनर्जी होगी वो लोएस्ट होगी, मोस्ट नेगेटिव होगी, जिसकी वैल्यू ये होती है बेटा। इसके लिए अगर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, फर्स्ट ऑर्बिट या ग्राउंड स्टेट के अंदर है, तो इसकी एनर्जी -13.6 eV होती है। उसके बाद में ये डिक्रीज होती जाएगी, मतलब इंक्रीज होती जाएगी, सॉरी इंक्रीज, यानी माइनस में 13.6 है, अब इंक्रीज होती जाएगी। ये कितनी इंक्रीज होगी ये अभी अपने एक छोटे से डेरिवेशन से सीखें। अब उसके बाद में आउटर ऑर्बिट 2 सेकंड के लिए हायर एनर्जी लेवल होती है, यानी लेस नेगेटिव होती है। ये समझने वाली बात है बेटा। मोस्ट नेगेटिव ग्राउंड स्टेट के लिए, फिर लेस नेगेटिव, इसका मतलब डिक्रीज होती है, एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी।
इंक्रीज का मतलब अगर -5 है तो फिर -4 होगी, फिर -3 होगी, फिर 0 होगी, सो ऑन, ऐसे होगा। अब देखते हैं भी किस लेवल में कितनी एनर्जी होती है। इसके लिए अपने सबसे पहले एक छोटा सा डेरिवेशन देखते हैं। अगर एनर्जी लेवल की बात करते हैं तो अपने एनर्जी फाइंड करनी पड़ेगी। इसके लिए छोटा सा डेरिवेशन है जिसको मैंने पहले से लिख रखा है ताकि टाइम खराब ना हो। पहली बात तो जो कोलम्बिक फोर्स होगा यानी K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू, प्रीवियस वीडियो में मैंने करवा दिया था, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। दूसरा बोहर ने बोला कि nth ऑर्बिट के लिए जो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा वो NH अपॉन 2 पाई के इक्वल होगा। यहां से अगर मैं Vn की वैल्यू पुट कर लेता हूं, निकाल लेता हूं, तो Vn की वैल्यू आएगी बेटा NH अपॉन 2 पाई और M और Rn डिवाइड में चला जाएगा। और Vn स्क्वायर की अगर वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो मेरे पास इसका स्क्वायर हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर M स्क्वायर Rn स्क्वायर। ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। ये मेरे पास Vn की वैल्यू आ गई इस सेकंड रिलेशन से। और इधर अगर मैं करना चाहूं तो Rn से एक Rn कट जाएगा तो मेरे पास बन गया kz स्क्वायर अपॉन Rn क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास बन जाएगा M Vn स्क्वायर और Rn। अब मैं क्या करता हूं इसके अंदर Rn की वैल्यू पुट, Vn स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देता हूं, वो वाली आएगी। वो वाली वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूं तो Rn से Rn कैंसिल हो जाएगा और कुछ कट रहा है तो नहीं। उसके बाद में इस Rn को उठाकर मैं इधर ले आता हूं और बाकी सारा मटेरियल उधर लेके जाता हूं। जब मैं इसको सही तरीके से आप कर लोगे तो हमारे पास Rn की वैल्यू ये वाली ये आएगी n स्क्वायर h स्क्वायर m अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर kz e स्क्वायर। m से m एक कट जाएगा तो मेरे पास Rn की जो वैल्यू आएगी बेटा वो ये वाली आ जाएगी n स्क्वायर अपॉन m h अपॉन 2 पाई का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस में सॉरी मल्टी में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन e स्क्वायर। ये वैल्यू आई। दोबारा फिर से देखो, इजी सा काम है, कुछ भी नहीं करना आप लोग। nth ऑर्बिट के लिए तो आपको लगाना कोलम्बिक फोर्स जो बन जाएगा kz e स्क्वायर अपॉन r, डिस्टेंस rn लग जाएगी। rn मतलब रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, ठीक है। और इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएंगे तो m vn लग जाएगा nth ऑर्बिट में जो वेलोसिटी है vn स्क्वायर अपॉन rn। दूसरा बोर्स सेकंड पोस्टुलेट से अपने ये वाली वैल्यू निकालेंगे, यहां से Vn स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, वो उठाकर इधर रख देंगे। बस हल्का फुल्का कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी से। तो यहां से Rn की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है बेटा एनर्जी। अब अगर एनर्जी निकालते हैं तो एनर्जी हमारे पास क्या आती है, एनर्जी हमारे पास आती है सर, एनर्जी ये आती है, मैंने प्रीवियस वीडियो में निकाला था कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आती है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आती है ई टोटल जो आएगी वो आएगी बेटा के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। अगर मैं nth ऑर्बिट की बात कर रहा हूं तो Rn आ जाएगा, बस इतनी सी बात है। तो जो हमने Rn की वैल्यू निकाली थी, कहां से निकाली थी, यहां से निकाली थी सर Rn की वैल्यू, ये वाली मैं उस फॉर्मूला में पुट कर दूंगा तो टोटल एनर्जी ई नेट मेरे पास ये आएगा। ई एन nth ऑर्बिट की टोटल एनर्जी आ जाएगी के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2Rn और माइनस का, यहाँ पे अगर मैं Rn की वैल्यू पुट कर देता हूं तो Rn के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, Rn की वैल्यू आएगी बेटा n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और बाकी सारा ऊपर चला जाएगा, डिवाइड वाला कुछ नहीं किया मैंने, बस ये Rn की वैल्यू उठाकर यहां पर पुट कर दी है। इसके बाद में अगर इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल जो चीजें कट रही है वो कट जाएगी, एप्सिलॉन की k की वैल्यू पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर इसकी कैंसिल आउट कर देंगे तो कुल मिला के मेरे पास नेट एनर्जी ये वाली आ जाएगी। क्लियर, ये एनर्जी आई, इसमें m कांस्टेंट है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, 8 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है, सिर्फ n ही वेरिएबल है, n स्क्वायर वेरिएबल है। तो इन सभी कांस्टेंट की अगर मैं वैल्यू रख देता हूं SI में, देन मेरे पास इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 2.18 इंटू 10⁻18 जूल और अपॉन n स्क्वायर। यानी यहां से ये क्वेश्चन भी बन सकता है En इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, ये क्वेश्चन बन सकता है बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है। प्रूव करना हो तो ऐसे प्रूव करना पड़ेगा। और अगर इसी को SI की बजाय मैं EV में चेंज कर देता हूँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर देता हूँ तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। अगर इसमें चेंज करता हूँ तो मेरे पास En की वैल्यू आ जाएगी बेटा ये माइनस 13.6 अपॉन n स्क्वायर EV। अब यहां पे ध्यान रखना, यहां पे हमारे पास Z आ रहा था
तो आपके माइंड में आना चाहिए जेड कहां पे गया सर। हम अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, उस केस के अंदर z इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो उस z का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पर 1 से मल्टीप्लाई का या डिवाइड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये z 1 आ जाएगा। तो ये मेरे पास टोटल एनर्जी आ गई, ये E नेट मेरे पास आ गया। इट मींस E नेट आ गया अलग अलग एनर्जी लेवल के लिए। अब अगर इसको आगे करते हैं, अपने एनर्जी लेवल्स की बात करते हैं, एनर्जी लेवल्स कर रहे थे। अब अगर अपने को फर्स्ट की निकालनी, सपोज करते हैं, किसके लिए निकालनी बेटा, फर्स्ट के लिए, यानी ग्राउंड स्टेट के लिए। अब ग्राउंड स्टेट के लिए या फर्स्ट के लिए n इक्वल टू 1 लग जाएगा। उस केस के अंदर En जो आया अपने पास आएगा था -13.6 इंटू एन स्क्वेयर, और ये EV में आया है, जूल में नहीं आया। बच्चों को उलझाने के लिए जूल में दिया जाएगा और बच्चे ये लगाएंगे, या EV में दिया जाएगा जूल में पूछा जाएगा, ऐसा हो सकता है। अब अगर n की वैल्यू 1 रख देंगे देन En यानी E1 आ जाएगा। E1 मतलब ग्राउंड स्टेट, जो आएगा -13.6 EV। अब अगर E2 की वैल्यू निकालें यानी सेकेंड ऑर्बिट के लिए, तो आएगा -13.6 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी -13.6 इंटू 4। अगर इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो ये जो वैल्यू हमारे पास आएगी ये आएगी बेटा -3.40। अगर 3 के लिए निकालेंगे तो -1.151 आएगी। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन था, ये न्यूक्लियस था, तो पहले वाले के लिए अगर पहले ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन रहना चाहता है तो उसके पास -13.6 EV एनर्जी होनी चाहिए। सेकंड में अगर कोई रहना चाहता है, अब इस हिसाब से अलग अलग एनर्जी लेवल्स हो गए, अलग अलग जो ऑर्बिट्स है उनकी एनर्जी अलग अलग होगी। अब बोर्ड वाले क्या करेंगे, बोर्ड वाले ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे भी कोई इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 2 में ट्रांजिस्ट कर रहा है, यानी n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 2 में आ रहा है, या फिर 2 से 4th में जा रहा है, 5th में जा रहा है, 7th में जा रहा है, तो इस केस में जो फोटोन उसने अब्सॉर्ब या फिर इमिट किया है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको, E1 की एनर्जी इस फॉर्मूले से निकालनी पड़ेगी, E2 की एनर्जी भी इस फॉर्मूले से निकालनी पड़ेगी, इससे भी, और इन दोनों का जो गैप है डेल्टा ई है उसके इक्वल लिखना पड़ेगा बेटा आपको एच न्यू। एच न्यू क्या, एनर्जी ऑफ फोटोन। लेकिन यहां पर बच्चे उलझेंगे, मुझे पता है गड़बड़ करेंगे बच्चे। कैसे गड़बड़ करेंगे सर, वो गड़बड़ ऐसे करेंगे क्योंकि फोटोन, अब सपोज करते हैं, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं साइज के अंदर, फिर आपको समझ में आएगा। ये लो, अब हमारे पास सपोज करते हैं बोर्ड वाले पूछ लेते हैं कि n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 4 में ट्रांजिट कर रहा है, और वो फोटोन क्या करेगा, फिर उस एनर्जी का फोटोन अब्सॉर्ब करेगा। उस फोटोन की एनर्जी मुझे नहीं पता, मुझे पता है सिर्फ एच न्यू हो सकती है, और वो किसके इक्वल होगी बेटा, वो इन दोनों के एनर्जी लेवल के गैप के इक्वल होगी, यानी डेल्टा ई के इक्वल। अब इसके लिए मुझे डेल्टा ई चाहिए, डेल्टा ई के लिए मुझे E2 निकालना पड़ेगा, यानी सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी, E4 निकालना पड़ेगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अब गेम चेंजिंग बात है कि H की वैल्यू आपको गिवन होगी SI के अंदर, और आप लगाओगे ये फॉर्मूला, ये EV में है, SI में नहीं है, जूल में नहीं है। तो आपको अगर इस केस के अंदर फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो आपको ये लगानी पड़ेगी वैल्यू बेटा, -2.18 इंटू 10⁻18 अपॉन n स्क्वायर। इनसे जो एनर्जी गैप आएगा उसके इक्वल एच न्यू रखना, वहां से h डिवाइड में आएगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, और जिसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी उसकी वेवलेंथ भी आ सकती है, उसके लिए टाइम पीरियड भी आ सकता है, सब मतलब फाइंड कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास एनर्जी लेवल्स। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये सर एनर्जी लेवल्स होगी, तो n इक्वल टू 2 के लिए होगी, 3 के लिए होगी, इनफाइनाइट ब्ला 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 अलग अलग। अब इनफाइनाइट हो जाए सपोज करते हैं तो -13.6 इंटू डिवाइड बाई इनफाइनाइट, उस केस के अंदर 0 हो जाएगी, यानी इनफाइनाइट पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम के ऑर्बिट में तो उसकी एनर्जी 0 होगी। क्लियर। इसके बाद में चलते हैं, ये हमारे पास हो गया, आगे चलते हैं बेटा। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात, एज n इंक्रीज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन डिक्रीज एंड द एनर्जी लेवल गेट क्लोजर टुगेदर।
जैसे जैसे n इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन रिक्वायर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी क्या होती जाएगी, डिक्रीज, क्योंकि ग्राउंड स्टेट से निकालने के लिए -13.6 चाहिए, सेकंड स्टेट जो सेकंड ऑर्बिट है उससे निकालने के लिए -3 पॉइंट कुछ चाहिए, और उसके बाद में थर्ड से निकालने के लिए -1 पॉइंट कुछ चाहिए। तो जैसे जैसे n इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। क्लियर? इट मींस एनर्जी लेवल जो है वो क्लोजर होते जाएंगे, शुरुआत में गैप ज्यादा है फिर एनर्जी लेवल्स क्लोजर हो जाते हैं। जैसे मान लो -1 पॉइंट है उसके बाद में -0.5 समथिंग, तो वो क्लोजर होते जाएंगे, बिटवीन एनर्जी गैप या एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू लेवल्स वो डिक्रीज होता जाएगा। द एनर्जी लेवल डायग्राम स्टेट लेवल बाय प्रिंसिपल क्वांटाइजेशन नंबर n इक्वल टू इन्फिनिटी पर अगर हो जाए तो एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, यानी छोटी सी बात है सर, समझ में आ गया। n इक्वल टू 1 के लिए क्या था, -13.6 था, EV था। n इक्वल टू 2 के लिए क्या था, -3 पॉइंट समथिंग था। n इक्वल टू 3 के लिए -1 पॉइंट समथिंग था। जैसे जैसे n इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे इन दोनों के बीच में गैप घटता जाएगा, यानी एनर्जी लेवल्स के बीच में गैप डिक्रीज होता जाएगा। और अगर इन्फिनिटी के ऊपर है देन उस केस के अंदर -13.6 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो ये 0 हो जाएगा। क्लियर बेटा? क्लियर। अब लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन को एक्सप्लेन करते हैं। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन सिंपल सी बात है, इसी चीज से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सिंपल से कर सकते हैं भी। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन में क्या होता है भी, अगर कोई भी N1 से NF में, Ni से NF में जाएगा, चाहे लोअर टू हायर जाएगा चाहे हायर टू लोअर जाएगा, उस केस के अंदर वो फोटोन को या तो अब्सॉर्ब करेगा या इमिट करेगा। उस फोटोन की जो एनर्जी होगी वो उन दोनों ऑर्बिट्स के गैप के यानी डिफरेंस के इक्वल होने वाली है। तो इस हिसाब से जो स्पेक्ट्रम बनेगा वहां पे स्पेक्ट्रम में या तो इमिशन लाइन बन सकती है या फिर अब्जॉर्प्शन लाइन बन सकती है। इमिशन लाइन कब बन सकती है, जब वो फोटोन को अब इमिट कर रहा है, यानी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है। और दूसरा अब्जॉर्प्शन बन सकती है जब वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। बस इतना ही। occur when electron absorb photon with energy exactly equal to the gap between energy levels moving to higher state। बस इतना ही है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में उसमें 4 सीरीज में 5 सीरीज बनती है, लाइमन, वामन, पास्चल, ब्रैकेट, फंड। तो उसके बारे में अपने CBSE NCERT ने न्यू बुक में से कट कर दिया है। तो फिर भी मैं अगर टाइम निकाल के उस स्पेक्ट्रम को भी अपने एक्सप्लेन कर देंगे। बस आपको ये पता लग गया कि पहले स्टेट से दूसरे में या तीसरे या चौथे में जाएगा तो उसी स्पेसिफिक एनर्जी का फोटोन या तो इमिट करेगा या अब्सॉर्ब करेगा। ये हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं बेटा। हाँ, अब इस हिसाब से अपने इन चीजों को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अलग अलग एनर्जी लेवल्स के लिए अलग अलग जो है फोटोन, एनर्जी के फोटोन इमिट या अब्सॉर्ब होंगे, जिसकी वजह से अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी। बस इतनी सी बात है। कंटिन्यूअस लाइट थ्रू अ गैस प्रोड्यूस डार्क लाइंस, द स्पेक्ट्रम अब्सॉर्प्शन लाइन कोरस्पॉन्डिंग टू अब्सॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी। अब उसकी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। और इस केस के लिए, इसी चीज के लिए बोहर को 1922 के अंदर वो मिला था नोबेल प्राइज, ठीक है। और बोहर मॉडल ने सक्सेसफुली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर दिया भी वो डिस्क्रीट क्यों है, वो लाइन की फॉर्म में क्यों है। इसके बाद में चलते हैं दे ब्रोगलीज एक्सप्लेनेशन। दे ब्रोगलीज एक्सप्लेनेशन क्या बोलती है बेटा? दे ब्रोगली ने बोला था, जैसे मैंने प्रीवियस एक चैप्टर में करवाया था, कि इलेक्ट्रॉन भी बिहेव करता है एज अ वेव, एज अ वेव, ऐसे। तो दे ब्रोगली ने बोला कि इलेक्ट्रॉन भी बिहेव करेगा एज अ वेव। इट मींस अगर वो किसी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, सपोज करते इस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, इस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, तो वो वहां पर बिहेव करेगा लाइक अ स्टैंडिंग वेव।
और अगर स्टैंडिंग वेव के लाइक बिहेव करेगा तो इस ऑर्बिट की जो सरकमफेरेंस होगी यानी 2πr जो होगी वो इक्वल होनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं, इसको एक इमेज से समझते हैं, सॉरी डायग्राम खुद बनाते हैं अपने, थोड़ा सा क्लियर डायग्राम होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसने बोला कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है, प्लस एन ले देता हूं, और ये इलेक्ट्रॉन अगर इसके सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहा है किसी ऑर्बिट के अंदर, और इसकी रेडियस मान लेते हैं आर रेडियस है या आर डिस्टेंस पर है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा इस ऑर्बिट के अंदर तो वो मैटर वेव यानी इससे एसोसिएट एक स्टैंडिंग वेव होगी, जिसकी वजह से ये ऐसे रिवॉल्व करेगा, ऐसे। अब इस ऑर्बिट की जो सरकमफेरेंस होगी वो अपने पास हो जाएगी 2πr, और उसने बोला कि जो 2πr की वैल्यू है, अब यहां से लेकर यहां तक ये क्या बन गया, वन साइकिल का लैम्डा होता है, वेवलेंथ होता है, यानी वो जो इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड वेव है, मैटर वेव है, उसकी वेवलेंथ एन लैम्डा है। तो अगर ये इसको रिवॉल्व कर रहा है तो ऑलवेज ये जो सरकमफेरेंस होगी 2πr वो इक्वल होगी बेटा एन लैम्डा की, जहां पर एन इंटीजर है। अगर n की वैल्यू 1 पुट कर दे तो 2πr फर्स्ट के लिए क्या आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा आ जाएगा। 2 पुट करें तो 2πr इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 2 लैम्डा आ जाएगा। इट मींस वो इस चीज को फॉलो करेगा, यानी डे ब्रोगली ने बोला कि वो जो इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो दे ब्रोगली ने बोला वो स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करेगा, और उस स्टैंडिंग वेव की वेवलेंथ जो होगी उसका n टाइम्स जो होगा वो 2πr यानी सरकमफेरेंस के इक्वल होगा। तो उसने बताया, ठीक है। द बोर सेकंड पोस्टुलेट है इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। लुइस दे ब्रोगली ने 1923 के अंदर इलेक्ट्रॉन हैव वेव नेचर प्रूव कर दिया था, और उसने बोला स्टैंडिंग वेव ओनली ऑकर व्हेन द सरकमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ। इट मींस वो बोला कि हमेशा तब ही पॉसिबल है जब सरकमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट 2πr इक्वल टू आएगा n लैम्डा। क्लियर। अब इसी से अगर अपने वैल्यू निकालना चाहें तो अगर nth ऑर्बिट है तो मैं Rn लिख सकता हूं इसको, ठीक है। और इसी ने प्रूव किया था, किसने, इसने प्रूव किया था सर लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p है। प्रीवियस वीडियो में मैंने पढ़ा था ड्यूल नेचर वाले में, यानी मैटर वेव की जो वेवलेंथ होगी वो h अपॉन p के इक्वल होती है। वो वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं, किसके इक्वल पुट कर दूं, इसके इक्वल पुट कर दूं, तो 2πrn जो आ जाएगा वो आ जाएगा n, लैम्डा की वैल्यू पुट कर देता हूं h अपॉन p, p की जगह लिख सकता हूं बेटा mn और vn। क्लियर। अब अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, vn ये इधर आ जाएगा और 2π को इधर ले जाता हूं, तो ये मेरे पास बन जाएगा m तो सेम ही रहेगा, n नहीं आएगा, m तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो m तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये m आ गया और ये इधर आ गया तो vn आ गया, और ये rn पहले से है इक्वल टू nh अपॉन 2π। और ये चीज बोहर ने बोली थी। दे ब्रोगली ने बोला कि स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करेगा, उसके लिए जो ऑर्बिट की सरकमफेरेंस है 2πr जो है वो n लैम्डा के इक्वल होनी चाहिए। वहां से इसने लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p की वैल्यू पुट कर दी nth ऑर्बिट के लिए, तो rn और vn पुट कर दिया। यहां से इसने उसी चीज को अपने वाली जो डिस्कवरी है उससे उसने इस चीज को प्रूव कर दिया, और यही चीज बोहर ने बोली थी। इट मींस दे ब्रोगली ने क्या किया, बोहर के सेकंड पोस्टुलेट को क्या कर दिया बेटा, एक्सप्लेन कर दिया बाय द ड्युअलिटी, बाय द वेव नेचर ऑफ मैटर से। क्लियर। ये लीजिए सर, ये हमारे पास सेकंड हो गए। इसके बाद में देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल, और ये आपका लास्ट टॉपिक है लिमिटेड। अब बोहर ने क्या कर दिया, बोहर ने एक तो जो रदरफोर्ड मॉडल की कमी थी, एक तो एटम की स्टेबिलिटी, दूसरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था रदरफोर्ड मॉडल, दोनों को ही सॉल्व कर दिया। दोनों को सॉल्व करने के बाद में इसका मतलब ये तो नहीं है भी बोहर ने जो मॉडल दिया वो 100% वैलिड था, नहीं, उसने रदरफोर्ड की जो कमियां थी उनको इंप्रूव कर दिया, क्योंकि बोहर जो था वो रदरफोर्ड का स्टूडेंट ही था, नील्स बोहर, तो उसने उसको तो क्या कर दिया,
दूर कर दिया, लेकिन फिर भी बोहर मॉडल भी इतना ज्यादा एडवांस नहीं था कि हर एटम को एक्सप्लेन कर पाए। तो कुछ कमियां रही थी, उनमें से पहला है एप्लीकेबिलिटी। इसमें क्या है कि ये ओनली एंड ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम जैसे हाइड्रोजन या He+, हीलियम प्लस, हाइड्रोजन या सिंगल लिथियम +2, इन पर ही वर्क करता था। डबल इलेक्ट्रॉन वाले को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स को ही एक्सप्लेन कर पाया था। फेल फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम जैसे ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जब उसमें 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते तो उनके बीच में भी आपस में इंटरेक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो जिसकी वजह से ये फेल हो गया। उसके बाद में रिलेटिव इंटेंसिटी, अब बोहर मॉडल ने प्रेडिक्ट किया था कि फ्रीक्वेंसी करेक्टली बट कैन नॉट एक्सप्लेन बाय सम स्पेक्ट्रल लाइन आर स्ट्रॉन्गर एंड वीकर। अब जो स्पेक्ट्रल लाइन बनी थी उनमें से भी इंटेंसिटी किसी की हाई थी किसी की लो थी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की स्पेक्ट्रल लाइन किसी की इंटेंसिटी हाई थी किसी की लो थी, उसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था बोहर। उसके बाद में नेक्स्ट जो है बोहर क्लासिकल प्लेनेट लाइक मॉडल जो है इनसफिशिएंट फॉर कॉम्प्लेक्स एटम, कॉम्प्लेक्स एटम के लिए ये सफिशिएंट नहीं था। और इसके अलावा भी दो चीजें और थी, जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। क्या होता है जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के को अपने क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पे अप्लाई करते हैं, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो स्प्लिट हो जाती है मल्टीपल लाइंस में, इसको जीमन इफेक्ट बोलते हैं। इसको भी बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। और उन्हीं स्पेक्ट्रल लाइन को अगर उसी एटम को अगर अपने क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो फिर स्प्लिटिंग हो जाती है, यानी स्पेक्ट्रल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट पड़ता है। दोनों ही केस के अंदर वो जो एक स्पेक्ट्रल लाइन है वो मल्टीपल लाइंस में स्प्लिट हो जाती है, इसी स्प्लिटिंग को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड के कोरस्पॉन्डिंग तो इसको बोलते हैं जीमन इफेक्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कोरस्पॉन्डिंग इसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। इन दोनों को भी बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो आज के वीडियो में अपने बहुत सारा डेटा कवर किया और एटम वाला हमारा चैप्टर भी पूरा हो गया, जिसमें हमने क्या कवर कर दिया, रदरफोर्ड की जो वीकनेस थी ड्रॉबैक्स थे वो किया, बोहर मॉडल, बोहर के तीनों पोस्टुलेट, एनर्जी लेवल, स्पेक्ट्रा, डे ब्रोगली एक्सप्लेनेशन, लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल, और ये था आपका वीडियो। और इसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। कहां से कैसे न्यूमेरिकल बन सकते वो भी मैंने करवा दिया आपको। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग। और एक रिक्वेस्ट, कमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर बताया करें कि वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि इससे वीडियो को पुश मिलता है, आपके जैसे और बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचता है, साथ के साथ हमारी मेहनत भी, हमें भी मोटिवेशन मिलता है नया और बेटर करने के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, गुड बाय, टेक केयर।